शर्मा और देश का सवाल लेकर हाजिर हूं, लेकिन आज बात होगी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के डबल अटैक की। दिल्ली एनसीआर के लोग दोहरी मार झेलने को मजबूर हैं। न सांस लेने के लिए शुद्ध हवा है और न ही साफ पानी। कहने को दिल्ली देश की राजधानी है, जहां की आबो हवा में जहर घुला है, जो गैस चैम्बर बनी हुई है। ताज़ा AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो लेवल 400 के पार पहुंच गया है, जो कि दिल्ली वालों के लिए काफ़ी गंभीर है। वहीं दिल्ली की यमुना में भी जहर बह रहा है। फैक्ट्रियों का कचरा, केमिकल युक्त पानी, बिना ट्रीट किया हुआ सीवेज। नतीजा ये कि यमुना इतनी मैली हो गई है कि इसमें पानी नजर नहीं आता, और दिल तब दुखता है जब पुल से निकल रहा कोई शख्स इसे नदी नहीं नाला कहता है। सिर्फ और सिर्फ सफेद झाग। ऐसा लगता है जैसे किसी ने सफेद चादर से यमुना को ढक दिया है। दिल्ली वालों के सामने दो बड़े संकट हैं, लेकिन सियासत ऐसी है कि वो नहीं रुक रही, वो लगातार जारी है, पिछले कई सालों से जारी है। लोगों की चिंता शायद किसी को नहीं। सांसों के सामने संकट है, पानी जहरीला है, पार्टियां सियासत कर रही हैं, लेकिन सियासत में भी तर्क संगत सियासत हो तब तो समझ में आए। केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने की सियासत लोगों का नुकसान करती है। आज देश के सवाल में बात पॉल्यूशन के इस डबल अटैक की करेंगे, साथ ही हो रही पॉलिटिक्स पर भी बात करेंगे। दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली होने लगी है। देश की राजधानी की आबो हवा में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। AQI का लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। लोग मास्क पहनने को मजबूर हैं, तो वहीं दूसरी भयावह तस्वीर दिल्ली की यमुना की है। पापों से मुक्ति के लिए यमुना में स्नान की बात की जाती है, लेकिन वो यमुना आज अपनी बदहाली के लिए रो रही है। ये जो आपको झाग दिखाई दे रही है, कोई बादल नहीं है, ये झाग है अमोनिया का, फॉस्फेट का, क्योंकि हजारों लाखों ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो यमुना नदी के किनारे में रहता है, यमुना नदी के किनारे काम करता है, उसका ये वेस्ट है। वो वेस्ट आपको ये दिखाई देगा। ये देखेंगे, ये झाग जो है पता नहीं कौन से केमिकल से बना हुआ, और मेरे शरीर पे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा मैं ये नहीं जानता। यहाँ के पानी का मैं आपको दिखाऊँ, जो जीवनदायिनी यमुना कहा जाता है नदी को, उसकी पानी की स्थिति मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कि कितना गंदा पानी है ये। और ये देखिए, जो किसी समय में यमुना हजारों लाखों लोगों को जीवन देता था, आज देखिए किस तरीके से स्थिति है इसकी। और ये स्थिति हर साल ठीक करने की बात कही जाती है, लेकिन ढाक के 3 पात नज़र आता है। जो पूरा वादा है, पूरे जो योजनाएं हैं, वो सब जो हैं अंधेरे में दिखाई देती है। दिल्ली में यमुना नदी इतनी मैली हो चुकी है कि उसमें पानी कम, झाग ही झाग नजर आ रहा है। सफेद झाग की मोटी परत ऐसे दिखती है जैसे किसी ने सफेद चादर बिछा दी हो। केमिकल मिला पानी इतना खतरनाक है कि इसका इस्तेमाल जानलेवा हो सकता है। यमुना का हाल ये तब है जब सफाई के नाम पर केंद्र से लेकर दिल्ली सरकार तक करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रहे हैं। यही हालात उन सांसों के लिए है जो जीने के लिए होते हैं। दिल्ली गैस चैम्बर बनती जा रही है। आनंद विहार इलाके में AQI का लेवल 400 के पार पहुंच चुका है, जबकि 10 से ज्यादा ऐसे स्पॉट हैं जहां पर AQI का लेवल 300 का आंकड़ा पार कर चुका है। इस घाट पे जो गंदगी है वो दिखा देता हूँ। ये आप देखेंगे घाट है, घाट के जस्ट नीचे आप देखेंगे पूरा जो इलाका है वो दुनिया भर के कचरे से भरा हुआ है। ये देखेंगे किसी ने पूजा किया है, तो उस पूजा करने के बाद जो पूजा का जो कचरा होता है वो फेंका है। ये देखेंगे थर्मोकॉल है, जो कुछ सामान किसी ने कुछ लेके आया, घर में खरीदा, उसका जो होता है वो देखेंगे। ये देखिए नारियल, ये जो नारियल का है ये यहाँ रखा हुआ है। ये देखेंगे ये जो केमिकल होता है, क्योंकि ये सिंदूर और जो कुमकुम होता है वो अब रियल बनते नहीं है, ये केमिकल से ही बनाए जाते हैं। तो ये सब जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है। और भी मैं आपको पूरी स्थिति दिखाता हूँ कि किस तरीके से है। पानी निकाल के मैं आपको दिखाऊंगा कि यमुना के अंदर जो पानी है वो पानी कितना खराब है। अब ये देखिए, ये मैं थोड़े से अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि ये पूरा दलदल है, तो उसमें ये देखिए ये पानी है। और विजय अंकुश आपको दिखाएंगे करीब से कितना गंदा पानी है ये। और ये पानी BOD की बात करें, जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है इसमें, वो बात करें तो बिल्कुल ही ख़त्म होगा। इसमें कैसे एक्वेटिक जो होते हैं प्राणी, वो कैसे इसमें रह रहे होंगे, वो बहुत ही
आश्चर्यजनक है। दिल्ली की जनता प्रदूषण की दोहरी मार झेल रही है। स्वच्छ हवा और पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन सियासत है कि वो थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। दिल्ली सरकार के हर काम को ठप किया इन भाजपा के लोगों ने, लेकिन अब सारे काम तेजी से हो रहे हैं। छठ पूजा भी धूमधाम से मनाई जाएगी, उसकी भी तैयारी हो रही है। भाजपा की जहां सरकारें हैं वहां की चिंता कर लें भाजपा के लोग। अपने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से कहें कुछ तो कर लो भाई, सोने से तो काम नहीं चलेगा। उनकी तो पूरी केंद्र में सरकार है। गंदा पानी भेज रहा है कौन? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से गंदा पानी भेजते हैं, फिर जाके फोटो खिंचवाते हैं। वो गंदा पानी भेज रहे हैं, हम पानी को साफ कर रहे हैं और साफ करेंगे। हमारा काम और प्रयास जारी रहेगा, भाजपा चाहे जितना षड्यंत्र कर ले। यमुना जी में जो 18 बड़े नाले और कुल मिलाकर के 32 छोटे बड़े नाले, जिसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की थी, केजरीवाल सरकार की थी, जिस बात के लिए इन्होंने 3000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से इनको मिले यमुना जी की स्वच्छता के लिए, जो बड़े नाले इसमें गिरते हैं, यमुना जी में आते हैं, उनके मुहाने पर बड़े ट्रीटमेंट प्लांट, सीटीपी प्लांट्स लगने चाहिए थे। वो 3000 करोड़ रुपए भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े और कोई सीटीपी प्लांट बड़े नालों के मुहाने पर, यमुना जी के मुहाने पर नहीं लगा है, जिसके कारण से गंदा पानी, मलमूत्र वाला सीवेज वाटर यमुना जी में जाता है। देखिए, ये स्वास्थ्य से खिलवाड़ है दिल्ली वासियों के, और विशेष रूप से जो छठ के दिन पूजा अर्चना करने जाते हैं। सबको मालूम है कि वो जल जहाँ होता है वहीं पूजा होती है। यहाँ यमुना नदी है, उसी किनारे पूजा होती है। आखिर क्यों झाग जो देख के डर लग रहा है? झाग नहीं है वो तो पोल्यूशन है, वो पूरी तरह प्रदूषण है, वो पूरी तरीके से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्यों नहीं आम आदमी पार्टी की सरकार इसे साफ कराती? क्यों नहीं केंद्र, जिनका गंगा नियंत्रण बोर्ड और क्या क्या चल रहा है, वो क्यों नहीं इसे प्रदूषण से मुक्त करते? हर साल सर्दियों से पहले दिल्ली और एनसीआर की हवा दूषित होने लगती है। प्रदूषण कंट्रोल के नाम पर नए नए एक्शन प्लान बनाए जाते हैं, करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं, लेकिन नतीजा वही रहता है, ठाक के 3 पात। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली के लोग कब साफ हवा में सांस ले पाएंगे, कब दिल्ली की यमुना डुबकी लगाने लायक बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अगर आपको ये झाग देखना है और अगर आपको ये लग रहा है कि ये जो तस्वीरें हमारे टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे थे, आइए, स्वागत है आपका हमारी अपनी प्यारी दिल्ली में, आपकी दिल्ली में, आपके देश की राजधानी दिल्ली में। और कालिंदी कुंज पहुंच जाइए, नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाले उस पुल के ऊपर, और इस झाग को हकीकत में देख लीजिए। ये तस्वीरें बनाई हुई, ड्राफ्टेड नहीं हैं, ये हकीकत है। इसीलिए देश का सवाल भी पैदा होता है, दिल्ली में खराब हवा, पानी के लिए जिम्मेदार आखिर कौन है? हम यहाँ पर जिम्मेदारी इसलिए तय नहीं कर रहे हैं कि हम ये दिखाना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में कि इन्होंने काम नहीं किया। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि पिछले साल भी यही तस्वीर थी, उससे पहले भी यही तस्वीर थी, उससे पहले भी यही तस्वीर थी। पिछले 7-8 साल पहले जाएं तो गूगल सबके पास है, देख लीजिए, तस्वीरें एक जैसी मिलेंगी। दिल्ली में प्रदूषण की दोहरी मार पर क्या सिर्फ सियासत हो रही है और कुछ नहीं? जुबानी जमा खर्च, करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी यमुना आखिर मैली क्यों है? पराली से सबसे ज्यादा प्रदूषण है। जी हाँ, और यह हम नहीं कह रहे, इसके बारे में मैं आगे बढ़ूंगा तो कोट करूंगा चीजों को। पराली से सबसे ज्यादा प्रदूषण है, फिर रोक क्यों नहीं? क्यों नहीं उस अन्नदाता को यह समझा दिया जाता कि ये लोगों की जिंदगी में जहर घोल रहा है, इसका कोई हल है, कई हल सुझाए गए, क्यों फिर भी खेतों में आग लगी दिखती है? प्रदूषण रोकने के लिए सरकार के इंतजाम क्या नाकाफी हैं? और अगर नाकाफी हैं तो और कितने सारे इंतजाम किए जाने की जरूरत है? बहुत सारे मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं और मैं इस चर्चा में हल की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। लिहाजा शुरुआत में मैं सबको आदर के साथ 2-2 मिनट दूंगा।
कोई किसी को डिस्टर्ब ना करे और सब एक दूसरे को सुने। उसके बाद मैं व्यक्तिगत सवालों पर आऊंगा। शिवम छाबड़ा सर मेरे साथ, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है। नीरज मिश्रा भाई, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी स्वागत है। निवांश शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर सुशील द्विवेदी, पर्यावरण विशेषज्ञ, मेरे साथ जुड़ गए हैं। और डॉक्टर राजेश सक्सेना मेरे साथ, पूर्व वरिष्ठ मुख्य वैज्ञानिक, मध्य प्रदेश सरकार, मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं अपने राजनीतिक मेहमानों को ले लूँ और उसके बाद में उनके पास जाऊंगा जो एक्सपर्ट हैं, शायद किसी राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित नहीं है। शिवम भाई, 2 मिनट आपको देता हूं बिना रुके, मुझे लगता है सब लोग इसको डेकोरम का पालन करेंगे। शिवम भाई, आज भी ये स्थिति क्यों है? देखिए, मैंने कहा ना कि विषय इतना गंभीर है कि इसका राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस पे राजनीतिक परिचर्चा करने का तो सवाल भी पैदा नहीं होना चाहिए। और निश्चित रूप से आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी चर्चा ना होना पाए, इसके लिए भी हमें सोचना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश दिल्ली का ये दुर्भाग्य है कि पिछले 10 वर्षों में ऐसी असंवेदनशील सरकार दिल्ली में काबिज है, जिसको ना तो यमुना के ऊपर जो वो हम कह सकते हैं कि फोमी लेयर दिखाई दे रही है, ना दिल्ली की जो आबो हवा खराब हो रही है, लगातार डिटोरिएट कर रही है और लगातार कर रही है। मैंने कहा ना कि ये कोई वन टाइम वंडर नहीं है, ये कोई एक बार का अजूबा नहीं है। ये लगातार हर दर बदर हर साल आपका चैनल और आपका, मुझे लगता है कि समस्त लोग हम इस बात पर चर्चा करने के लिए बैठते हैं कि साहब इसका निराकरण करने का क्या तरीका है, क्योंकि पराली जलती है पंजाब के अंदर, लेकिन हाँ निश्चित रूप से दोषारोपण आप यूपी हरियाणा पे करने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी। भाई मैं अगर जिम्मेदार हूं तो आप मेरी जिम्मेदारी तय कर दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अगर मैं गुनहगार हूं तो जनता की अदालत में जाकर शिवम भाई, मुझे लगता है आपका नेटवर्क डाउन हो गया है। मैं एक बार फिर से आऊंगा। अभी आपका सिर्फ 1 मिनट हुआ है, मैं आपको और चांस देना चाहूंगा, लेकिन आपने जो बातें यहाँ पर शिवम भाई रखी, नेटवर्क आते ही हम एक बार फिर आपका रुख करेंगे। मैं इसको लेकर निवांश शर्मा के पास जाऊंगा। आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, क्योंकि दिल्ली में सरकार उनकी है, लिहाजा उनसे भी मैं यही सवाल पूछना चाहूंगा। क्या वाकई निवांश शर्मा जी, क्या वाकई आपको लगता है कि ये स्थिति नहीं होनी चाहिए? और अगर नहीं होनी चाहिए और ये स्थिति है, तस्वीरों में है, मैं इस बात को ये नहीं कह रहा ये डॉक्टर्ड वीडियो हैं, सच्चे वीडियोज हैं, क्यों है ऐसा? अभी पहला सवाल यही, आपके 2 मिनट शुरू होते हैं। आप जी बहुत बहुत नमस्कार। और देखिए मैं बीजेपी प्रवक्ता की इस बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ कि इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और हम ऐसा नहीं करेंगे कि ऐसा बोलेंगे कि राजनीति नहीं होनी चाहिए फिर उसके बाद 1 मिनट तक सिर्फ राजनीति करेंगे। हम जेन्युइनली इस पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये केवल दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है। और जब तक इसको इसी सीरियसनेस के तहत नहीं लिया जाएगा, जब तक इसको पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर रख के नहीं लिया जाएगा, जब तक इसको स्टेट्स और सरकारों से ऊपर रख के नहीं लिया जाएगा, तब तक इसका सोल्यूशन नहीं निकल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दिल्ली की आप बात करें, दिल्ली सरकार हमारे अंडर आती है, पंजाब सरकार हमारे अंडर आती है। 2 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं नॉर्थ इंडिया में। दोनों में हमने अराउंड द ईयर 12 मंथ्स एक्शन प्लान बनाया है पॉल्यूशन के लिए। और सिर्फ प्लान नहीं बनाया, हम उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। इसका हमारे पास रिकॉर्ड है। ओनली गवर्नमेंट्स हैं हम नॉर्थ इंडिया में जो रेगुलर बेसिस पे इसको मॉनिटर करते हैं, रिव्यू मीटिंग्स करते हैं, जो हम प्लानिंग करते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन को फॉलो करते हैं, और उसके बाद जो उसके रिजल्ट्स हैं उसको हम मीडिया के सामने रेगुलरली अपडेट करते हैं। हमारे केवल जूनियर लेवल लीडर्स या जूनियर लेवल ऑफिसर्स नहीं, हमारे सीनियर मोस्ट लीडर्स जैसे हमारे मुख्यमंत्री, हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर पब्लिक के बीच में जाके इन डेटा को रखते हैं कि हमने पिछले 1 महीने में ये किया, इसका ये रिजल्ट मिला। इसके तहत हम देश में पहली बार 200 दिन के लिए गुड एयर क्वालिटी में रहे हैं। और ये पार्लियामेंट में टेबल्ड आंकड़े हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान जो PM 2.5 है वो लोएस्ट है किसी भी सरकार के मुकाबले। ये पार्लियामेंट में टेबल्ड है। ये सेंटर एजेंसी का डेटा है कि जो पंजाब सरकार में पराली चलती थी उसमें अब 70% डाउन हो गया। ये सेंटर का डेटा है। तो हमने जो काम किया है, चाहे हमने प्लांटेशन को 20-30% बढ़ाया है, ये ऑन रिकॉर्ड है। चाहे हमने ईवी पॉलिसी बनाई है, हमने ईवी ट्रांसपोर्टेशन जो व्हीकल्स हैं उनको हमने सब्सिडी देके उसको हमने प्रमोट किया है, ये ऑन रिकॉर्ड है। चाहे हमारे दिल्ली के अंदर वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट बस फ्लीट है जो इलेक्ट्रिक है। चाहे हमने
जनरेटर को बंद किया और उसको हम 24 ठीक है, आवर्स ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की ठीक है। जगह नहीं और आप फिर हमने काम ठीक करके है, दिखाए हैं। मुझे लगता है ऐसे काम करने पड़ेंगे अगर हम इस प्रॉब्लम ठीक को है सॉल्व निवान, करना ठीक है। चाहते हैं। राजनीति करने के लिए बीजेपी है, अब ये निवान बोलेंगे मैंने आपको हमने टोका नहीं, काम ठीक करके है, दिखाया। ठीक है निवान, आपने 2 मिनट से कुछ ज्यादा अपनी बात रखी और मैंने आपको टोका नहीं, वो लगातार वो बातें आगे गई। क्या शिवम भाई थ्रू हो चुके हैं हमारे साथ? शिवम भाई आपको आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल लाउड एंड जी क्लियर आ रही हाँ, है भाई। आप अपना 1 मिनट और आपका बचा था, आप अपनी बात रख लें, फिर मैं अपने कांग्रेस के सहयोगी के पास जाऊंगा। मैं अपने आपके मित्र की पूरी बात बहुत गंभीरता से सुन रहा था और ये भी कह रहा था कि वो आप मेरे पर राजनीति कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, अभी उन्होंने इतने सारे अनगिनत सी बातें से गिना दी कि वो मॉनिटरिंग करते हैं, उनके सीएम साहब यहाँ आते हैं, डिप्टी सीएम यहाँ जाते हैं। अरे भाई लगातार आप उसका रिकॉर्ड देख लीजिए, पिछले 10 वर्षों के अंदर में लगातार जिस प्रकार का पोल्यूशन का डिप हमने देखा है वो किसी से छुपा नहीं है और इसको किसी को जस्टिफाई करने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर वास्तव में इतनी मॉनिटरिंग शानदार रही आपकी तो आपने पोल्यूशन लेवल को डिप कैसे करा, इसका जवाब तो दीजिए। कोई जवाब ही नहीं है भाई। आप कितने गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं और केवल केवल बयानवीर की तरह बोलने की आवश्यकता नहीं, कर्मवीर की तरह कर्म करने की आवश्यकता है। मेरे को लगता है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर जो काबिज है उनका केवल केवल फोकस करप्शन और पोल्यूशन पे है और पोल्यूशन हर प्रकार का पोल्यूशन हो गया, चाहे वो एयर का रहा हो, चाहे वो वाटर का रहा हो। और मुझे लगता है कि उनके कर्मों का पोल्यूशन भी दिल्ली झेल रही है, इसमें भी किसी को कोई कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, दिल्ली का स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। आज सही मायने में हमारी दिल्ली के जो लोग रहते हैं लगातार 10-10 वर्ष की उनकी आयु कम हो रही है भाई। कोई सोचने की विषय नहीं है क्या? क्या कहीं कोई गंभीरता तो लेकर के आनी चाहिए ठीक है, बातचीत के लेवल में भी कि नहीं? ठीक है, केवल ठीक केवल मॉनिटरिंग करने के लिए अब आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार पराली ठीक है 70% शिवम भाई, कम हो गई। पता नहीं कहाँ से डेटा ठीक है, लेकर के ठीक आते है हैं और शिवम भाई, बेचते हैं मैं और जो लगातार हम सुन लेते मैं हैं। जो डेटा रखूंगा, ऑथेंटिकेटेड डेटा रखूंगा। लेकिन शिवम जी, निवान जी, बाकी सारे हमारे मेहमान, नीरज जी, मुझे याद है कि 2005 तक हम स्मॉग की बात नहीं करते थे। मेरा भी एक लंबा अनुभव हो गया है, स्मॉग की रिपोर्टिंग होते हुए 2005-6 तक मैंने खुद नहीं देखी। उसके बाद ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हुई। अब इस ऐसी स्थिति हो गई है कि सर्दियों का मौसम आता है, हम दिवाली पर पटाखे भूल ही गए हैं, जबकि देश के दूसरे हिस्सों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, आज सुबह की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जम्मू में 63 था, देहरादून में 90 था, लेकिन दिल्ली में 400 को टच कर रहा था, 350 से ऊपर जा रहा था। नीरज मिश्रा भाई मेरे साथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन इस वक्त जुड़े हुए हैं। नीरज भाई, मैं शीला जी को बीच में लाना चाहता हूं क्योंकि शीला जी की सरकार 15 साल तक यहां पर रही थी, वाकई इस बारे में ज्यादा जिक्र नहीं रहा था। आज ये हालत क्यों हो गई नीरज भाई? राजीव जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि आप वो दुरुस्त व्यक्ति हैं जो बता सकते हैं देश को कि पहले कैसे 1995 के दौर के बाद जब तक 2004 2005 आता गया, आपने देखा होगा कि लोग घर से सफेद शर्ट पहनकर निकला करते थे और वो काली हो जाया करती थी। और इसी दुख को देखते हुए तब की जो कांग्रेस सरकार शीला जी के नेतृत्व में चलती थी, उसने एक बड़ा विजन लिया। उसके अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी धन्यवाद रहा कि उन्होंने वो जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है और देश की जनता के लिए जो पहली सोच रखने की बात है, उसमें अटल जी ने भी हम लोगों को कोऑपरेट किया। भले वो अलग बात है कि शीला जी ने अपने तरीके से बहुत ऐसी बातें मनवाई जो शीला जी ने गाए बगाए बताई भी कि कैसे वो फाइल लेकर जाया करती थी। अटल जी मना कर देते थे तो कहती थी एक चाय और मंगाइए, नहीं तो मैं बाहर जाऊंगी और कहूंगी कि अटल जी ने तो दिल्ली की जनता को मना कर दिया कि हम उनके लिए ना तो मेट्रो बना पाएंगे, ना उनको सीएनजी बसेस दे पाएंगे। और अटल जी का जिस तरीके का व्यक्तित्व था, वो बाद में इस बात को मानते थे। और इसी वजह से दिल्ली को, जिसके अंदर प्रदूषण की चर्चा 1995 के बाद होती रहती थी, 2004-5 आते आते वो दुनिया की ग्रीनेस्ट कैपिटल बनी। देखिए, हम लोग राजनीतिक व्यक्ति तो हैं, लेकिन साथ साथ हम लोग दिल्ली के बाशिंदे हैं। आज मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मेरी उम्र लगभग जो एवरेज मीडियन एज है इस देश की, उसके आसपास है, और मेरी उम्र के जिन लोगों की अब शादी हो गई है, वो अब ये सोचते हैं कि अब हमारे जब बच्चे होंगे, क्या हम उनको दिल्ली में रख पाएंगे? आप सोचिए, मैं कितना गंभीर सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। इस देश के वो जो अगली पीढ़ी आने वाली है, उसको लेकर इस देश के उन हर व्यक्ति के अंदर अब वो डर आ गया है कि क्या ये शहर रहने वाला है। हम लोगों ने वो फॉलिंग ऑफ बिगर सिटीज देखा है, जोहानिसबर्ग के बारे में आप और हम सब लोग जानते ही है ना, कैसे एक ऐसा स्टेट, एक ऐसी कैपिटल
जो दुनिया में जानी जाती थी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और जैसे ही वहां क्लाइमेटिक कंडीशंस बदली, आज वहां कोई नाम नहीं लेता है। तो क्या हम दिल्ली को उस रास्ते में धकेल रहे हैं? आप समझिए। और जो आम आदमी पार्टी के लोग या भाजपा के लोग इसमें 200 दिन अच्छी एक्यूआई का क्रेडिट लेते हैं, वो पता नहीं कैसे, या तो भगवान से उनका संपर्क है, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को कंट्रोल करते होंगे, एल नीनो इफेक्ट को वो कंट्रोल करते होंगे, मॉनसून की उनके कहने से यहाँ पर आवाजाही होती होगी। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि इसका क्रेडिट कैसे लिया जाए। ठीक है, और ठीक बस है। बस 10 सेकंड और, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने ये जो एक्सपेरिमेंटल पॉलिसी बनाई कि आपको लगा कि प्रदूषण जो है वो पटाखे से बढ़ता है, आप प्रदूषण बंद कर देते हैं, आपको लगता है मैं आऊंगा इस चीज पर, मैं आऊंगा। नीरज भाई समय थोड़ा आप ज्यादा ले रहे हैं, मैं आऊंगा और मैं इस बात को आंकड़ों के साथ अभी सामने रखूंगा कि पटाखों को लेकर जो एक सारी चीजें चलती हुई दिखाई पड़ रही हैं, वो पटाखे कितना जिम्मेदार हैं या बाकी चीजें कितना जिम्मेदार हैं। लेकिन आपने बड़े अच्छे 2-3 चीजें यहां पर रखी। एक तो जो बात अभी हमारे निवान भी उठा रहे थे कि राज्य केंद्र मिलकर करें, दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है, और इसको सभी बात कहते रहते हैं। आपने अटल जी और शीला जी के एग्जाम्पल से ये बात कही। क्या हम अब राजनेता जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, क्या वो गले मिलने तक का, एक दूसरे के नज़दीक आने का भी समय निकालना भूल गए हैं? या फिर उनके पास ये बातें कहने को तो बहुत मौके हैं कि दूसरा कहाँ कमज़ोर है, लेकिन ये बात कहने का कोई मौका नहीं है कि दोनों की साझा विरासत तबाह हो रही है और कुछ भी यहाँ पर नहीं है। पिछले साल टेरी, IIT दिल्ली और IIT कानपुर ने एक रिपोर्ट PM 2.5 को लेकर दी थी, दिल्ली सरकार को दी थी। निवान के पास भी होगी, मिल जाएगी उनको, जो कि हमें भी उसके बारे में पता चला। उसमें यह लिखा था कि PM 2.5 नवंबर में मैक्सिमम जो जिम्मेदार रहा वो बायोमास के जलने से रहा, जिसका 36% का योगदान रहा। इसमें पटाखों का जिक्र नहीं था, इसमें वाहनों का जिक्र नहीं था। हालांकि वाहन ज्यादा हैं आसपास, लेकिन फिर भी वो 17% पर आते हैं। मिट्टी और सड़क की धूल 2% पर आती है। मैं अब अपने एक्सपर्ट का रुख करूंगा, 2 मिनट का वक्त आपको भी दूंगा। डॉक्टर सुशील द्विवेदी, पर्यावरण विशेषज्ञ मेरे साथ। मैं पूरी हवा को जहरीला देखता हूं जब हर साल का नवंबर का महीना आने वाला होता है, और मैं यमुना में ये झाग लगातार देख रहा हूं। शायद मेरे खुद के फोटो बैंक में 2-3 साल पहले के फोटो निकल आए। क्यों यहां पर हम पहुंच गए हैं, डॉक्टर सुशील द्विवेदी? शर्मा जी, जो आपने अभी बात कही ना कि मैं और आप चारों तरफ जो ये बर्बादी देख रहे, जो तबाही देख रहे, जो यमुना नदी की तबाही दे रहे, ये एक दिन में नहीं हुई। ये धीरे धीरे जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है, जो हम मानवीय लोग हैं, जो इंसान लोग हैं, इन्होंने धरती को समझा कि ये तो धरती मेरी ही है, मेरा ही पूरा अधिकार है। मुझे कुछ याद आ रहा है, एक किसी ने कहा है कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। मतलब ये हम और आप लोग जो एक स्वयंभू चौधरी बने हुए हैं कि मानते हैं कि ये अर्थ को जैसे हम करें, हम अपने बच्चों को कैसी धरती देना चाहें, क्योंकि ये तो हमने उनसे उधार ली है, उनको हमको देना है। और हम कैसे देने में सफल होंगे जब ऐसी यमुना जिसमें कि कैडमियम, लेड, मरकरी या क्लोराइड या सल्फाइड ऐसी जहरीली धातुएं घुली हुई हैं। और ये सब कुछ शोध के द्वारा आ चुका है कि लोग जहरीली धातुओं की वजह से धीमी मौत का शिकार हो रहे हैं। आज चाहे हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की बात करें, एम्स की करें या IIT की करें, अलग अलग स्टडीज बार बार हमें और आपको चेता रही हैं कि हम जो हमारी जो NCR वाला पूरा रीजन है जिसमें दिल्ली डॉक्टर द्विवेदी, क्या कोई ऐसा है जो कि यमुना में, खास तौर पर दिल्ली के एरिया में, ये लेड और तमाम ये जो जहरीले जितने तत्व हैं, ये सब उसमें मिला रहा है? अगर नहीं मिला रहा है तो मिल कैसे रही हैं ये चीजें? हम हरियाणा में थोड़ा पीछे आगे चलते जाए, 50 किलोमीटर पीछे चले जाएं, तो ये 400 इस तरीके का पॉल्यूशन यमुना में नहीं मिलेगा। क्यों ये यहां पर मिल रहा है? हम खोट कहां है डॉक्टर सुशील? खोट देखिए इंसानों में है ना, ये जो बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन हुआ, दिल्ली के ऊपर एक लोगों का एकदम पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, कहते हैं ना कि जो पॉपुलेशन जो बढ़ रही है वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस रेशियो में बढ़ रही, और जो नेचुरल रिसोर्स है वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5 से 6,
और साथ में जो डिफॉरेस्टेशन किया गया, जो 1/3 कवर होना चाहिए हर शहर के साथ होता है, ये हमारी प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने की ये एक योजना का हिस्सा होता है कि 1/3 भाग पर हमें हरियाली रखनी पड़ती है। हम धरती से उतने ही संसाधन लें और बल्कि देने की हमारी आपकी जिम्मेवारी होती, तो देना तो हम लोग भूल गए ना, ज्यादा से ज्यादा लेना सीख गए। और यही कारण है कि थोड़ा सा हिस्सा ही यमुना का देखा होगा कि दिल्ली से जाता है, इसके बाद यमुना फिर आगे बढ़ती हुई कई राज्यों से होती हुई अंत में आगे पहुंचती है। मुझे दुख तो जो मुझे जितना मुझे हिस्सा दुख तो दिल्ली इस से बात मिलता का है यहाँ पर। मैं आपको अब समय अब मैं ले जाऊंगा डॉक्टर राजेश सक्सेना के पास, सभी से मैंने रिएक्शन लेना है। लेकिन जब मैं मथुरा जाता हूँ, जो ब्रज की धरती है, वहां पर भी मुझे यमुना कुछ अब ऐसी आगे दिखती नहीं है। ऐसा लगता है कि पवित्र पतित पावनी गंगा और यमुना अगर देखनी है तो हमें उत्तराखंड ही जाना होगा। कम से कम हम हरिद्वार तक तो आचमन करने लायक पानी वहां पर ले सकते हैं। गंगा की बात करें, यमुना जहां से निकल रही है। डॉक्टर राजेश सक्सेना, इतनी जहरीली यमुना क्यों हो रही है? इतना स्मॉग हम क्यों देख रहे हैं? इसके कुछ उपाय होंगे, इसके कुछ चीजें होंगी जो इसको क्लीन कर सकती होंगी। क्या यमुना में गिरने वाले 32 नाले, उन्हें हम टैप अभी तक कर ही नहीं पाए हैं ट्रीटमेंट प्लांट से, या फिर हमने अब तक स्मॉग से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग तकनीक पर यकीन ही नहीं किया? डॉक्टर राजेश सक्सेना जी, मैं अभी आप सबको सुन रहा था, और चूंकि मध्य प्रदेश में मैंने बहुत काम किया इसमें, जो आपने पूछा यमुना जी का पॉल्यूशन, जो पहले ऐसा कभी नहीं होता था। मैं दिल्ली जाता था, बहुत अच्छा पानी बहता था, जो फोम अभी बह रहा है दिख रहा है। और जो पराली की एक समस्या दिल्ली में आ गई है, मेरा बेटा खुद दिल्ली में रहता है, तो ये दोनों का एक सिस्टम, बहुत सारी चीजें। एक हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम है, एग्रीकल्चर सिस्टम में जो हम पराली जलाने लगे हैं उसमें हमारा PM 2.5 बढ़ गया, PM 10 बढ़ गया। हम सांस में लेना मुश्किल हो रहा है, वहां पर धुंध छाई रहती है, विजिबिलिटी लॉस हो रहा है। और जो नदियों का पॉल्यूशन है वो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट तो है ही। हम जो अंधाधुंध पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स का, केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग कर रहे हैं, ये जमीन जितना लेती है उतना ही लेती है, बाकी रन ऑफ होके और हमारी नदियों में जाता है। और इसका एक सबसे बड़ा भयावह जो परिणाम होने वाला है, हमने अभी प्राकृतिक खेती के बारे में बात की है, केंद्र सरकार ने काफी योजनाएं बनाई है उसमें, पर मैं मध्य प्रदेश में काम कर रहा हूं। मेरा ये कहना है कि हमारी जमीन में जो हमारे माइक्रोब्स होते थे वो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड के कारण तो मर चुके हैं पूरे। हम प्राकृतिक खेती करेंगे कैसे? नदियों में या वन है हमारे, या हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। जबकि हम चंद्रमा पे जाने की बात कर रहे हैं, सूर्य मिशन हमारा है। तो इसके बाद मैंने काम किया है, जंगल में कहीं भी आग लगती है, मैं स्पेस टेक्नोलॉजी में 20 साल काम किया, एक एक जगह की पराली कहाँ जल रही है, किस स्टेट में, किस गांव में, किस तहसील में, वो सब आइडेंटिफाई की जाती है। सब ये जरूरत है हमारी इच्छा शक्ति का। हम 200 रोपण अगर ना करें, पूरे देश को अपना देश मान के कहीं हम जाएं जो वासुदेव कुटुंबकम की भावना से, तो सब कुछ टेक्नोलॉजी से संभव है। हम इसका हल है। मैं यमुना को साफ स्वच्छ पानी यमुना में देख सकता हूं, आचमन कर सकता हूं? अगले कितने साल में आचमन करने लायक हो जाएगी यमुना? देखिए, अभी तो बहुत कुछ कहना मुश्किल है। बहुत मैंने खुद कुएं का पानी पिया है। अब हम कहीं जाके हम मिनरल वाटर ही की बात करते हैं, हम RO का वाटर पी रहे हैं। कुएं का तो हम पी नहीं सकते, नहीं तो कंटेमिनेटेड हो गया वाटर। तो यमुना की, चाहे गंगा मिशन हो हमारा, नमामि गंगे चल रहा हो, हर नदियों की यही कमोबेश स्थिति हो रही है। देश हमारा एक है, हम कई राज्यों में हैं, कई हमारी पॉलिटिकल सिस्टम है, पर इस मुद्दे में मेरा एक कहना है, एक वैज्ञानिक के नाते हम सबको शेक हैंड करना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप से बिल्कुल कुछ नहीं होगा। एनीहाउ हम भारत के निवासी हैं, और हमारी अगर नदियां स्वच्छ होंगी, जो हमको नेचर ने दिया है, हमारा जो आप बात कर रहे हैं पराली सिस्टम, मैं अगला सवाल आपसे यही पूछूंगा, क्योंकि अब मैं शिवम जी के पास जा रहा हूं। मुझे जरूर मेरे दर्शकों के बताइएगा राजेश जी, वो तरीका क्या है, वो कौन सा तरीका है? क्या फिटकरी डाल दी जाए इतनी यमुना के पानी में, जैसे हम लोग फिटकरी डाल के कुओं में शुद्ध कर लेते हैं, क्लोरीन डाल देते थे? वो कोई तरीका आप वैज्ञानिक हैं, सामने रखिए। मेरे साथ राजनीतिक पार्टियों के वो प्रवक्ता हैं जो अपने वरिष्ठ नेताओं तक ये उपाय ले जा सकते हैं, मनवा सकते हैं, करवा सकते हैं। तीनों प्रवक्ता इतने संबल हैं कि वो अगर आप उपाय देंगे तो उसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे। शिवम भाई, कपड़ों पर अगर काला धब्बा लग जाए और नदी में काला झाग दिखाई पड़े तो इससे बुरा और कुछ नहीं होता, इसे साफ करना ही होता है। पिछले साल एन मूवमेंट पर, छठ के मौके पर, एक अलग तरीके का केमिकल छिड़का जा रहा था। आपको याद होगा, वो तस्वीरें हैं
जिससे यमुना का झाग दूर किया जा रहा था, ये झाग फिर से है और इतना है इस बार कि हम अपना चेहरा नहीं छिपा सकते। क्या कुछ करेगी? क्या अटल जी और शीला जी का जो एग्जाम्पल नीरज जी ने दिया, क्या हमारी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार यमुना को दिल्ली के हिस्से में क्लीन कर सकते हैं? देखिए, मैं नीरज जी की बात से निश्चित रूप से सहमत हूँ। मुझे लगता है कि हमें पुराने अपने जितने सीनियर लोगों से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि केवल शीला दीक्षित जी क्यों? आप 1993 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, आप उस समय को भी याद कीजिए। उस समय के अंदर में भी केंद्र के अंदर में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। श्री पीवी नरसिम्हा राव केंद्र में प्रधानमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना थे। उस समय जो दिल्ली मेट्रो का उन्होंने एक सोच रखी, उनको इस बात का आभास था कि आने वाले 10 साल के अंदर में दिल्ली का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितना डिफंक्ट हो जाएगा, दिल्ली के अंदर वेहिकुलर पोल्यूशन बढ़ जाएगा, दिल्ली की जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है उस प्रकार से आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी देना है और निश्चित रूप से पोल्यूशन कंट्रोल भी करना है। तो ये दूरदर्शी सोच है। कभी किसी ने इस प्रकार का कोई, हम कह सकते हैं ना, कि नुक्ताचीनी नहीं करी, क्योंकि पब्लिक वेलफेयर का मामला था, मामला दिल्ली के विकास का था, दिल्ली के हित का था। इसलिए किसी प्रकार की राजनीति का कोई सवाल नहीं पैदा होता। सेम मैं कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं नीरज भाई की बात को सेकंड करते हुए कह रहा हूँ कि जब शीला जी मुख्यमंत्री बनी, केंद्र में अटल जी की सरकार रखी, लगातार इस प्रकार का सामंजस्य रहा। अब मैंने कहा ना, बिटवीन द लाइन 100 तरीके की बात कह सकते हैं। कुछ बातें आप चाहते हैं मनवाना, मनवा भी लेते हैं, क्योंकि आपका दबदबा, आपका फोकस दिल्ली होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश मैंने कहा ना, आज की जो वर्तमान की स्थिति, मैं फिर कह रहा हूँ, इसको आप राजनीतिक रूप से कृपया करके मत लीजिएगा। आप भूल जाइए कि शिवम जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है। मैं दिल्ली वासी की हैसियत से कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इस दिल्ली में पला बड़ा हूँ। अच्छा, बीजेपी कहती है शिवम जी कि 3000 करोड़ रुपए दिए गए यमुना को साफ करने के लिए केंद्र की तरफ से। क्या आपने दिए? क्या आपने दिए और क्या आपने रिपोर्ट ली आम आदमी पार्टी सरकार से कि इसका क्या हुआ? सर, मैं क्या कह रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते नहीं, दिल्ली वासी की हैसियत से आपसे पूछ रहा हूं। जो केंद्र सरकार से आपको ग्रांट मिला, आपका दिल्ली सरकार जवाब दे कि उसने उस ग्रांट का क्या किया। आप बार बार बात कह रहे हैं कि अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि साहब हमने तो बसें चला दी, इलेक्ट्रिक बसें। अरे पैसा किसने दिया? बसेस का कॉन्सेप्ट तो केंद्र गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट था, उन्होंने पैसा दिया। तब आपको इस बात का आभास हो जाएगा कि दिल्ली के अंदर आज भी ऐसी बसें चल रही हैं। ठीक है, निवान मुझे एक चीज बताइए। निवान, ये बात अलग है और ये आदर्श बात है। निवान ये एक आदर्श बात है कि केंद्र और राज्य मिलकर काम करें। कौन निकालेगा ये जिम्मेदारी भी तो तय करेगा। ठीक है निवान, ये एक आदर्श बात है कि केंद्र और राज्य मिलकर काम करें। लेकिन निवान, आप क्या जानकारी देंगे दिल्ली वालों के लिए? क्या क्या काम किए हैं? क्या 3000 करोड़ रुपया केंद्र से मिला था? क्या काम हुए हैं? और अगर काम हुए हैं, मेरा बहुत आसान सा सवाल है, तो मुझे ये झाग क्यों दिख रहा है? ये जहर आ कहां से रहा है? कितने नाले ऐसे हैं जो अब तक अनटैप्ड हैं आपकी जानकारी के मुताबिक, या सब पर ट्रीटमेंट प्लांट लग गया है? निवान, तो देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करता हूं और मैं अप्रिशिएट करता हूं कि जो आपकी डिबेट का नैरेटिव है कि आप सोल्यूशन की बात करना चाहते हैं, उसको हम बिल्कुल सराहना करते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं। वी वांट टू बी पार्ट ऑफ इट। लेकिन मैं अभी भी अपनी बात पे फर्म हूं कि हम इस पे राजनीति बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। हमने आपको अपने काम बताए, हमने आपको बताया किस तरह से हम कंस्ट्रक्शन मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनको चालान करते हैं जो लॉस को फॉलो नहीं करते, हम वाटर स्प्रिंकल कर रहे हैं, हम फॉग मशीन्स लगा रहे हैं, हम ऐसी 20 से 30% हमने प्लांटेशन बढ़ा दिया। अगर केंद्र सरकार इतनी सक्षम है ईवी पॉलिसी दिल्ली में लाने के लिए, तो इनके पास तो निवान अभी निवान ठीक है, निवान बहुत बेहतर, कई चीजें बहुत अच्छी हैं। मैं ये शिवम जी का सवाल नहीं रख रहा हूं, ये मेरा ही सवाल है। आप बस इतना बता दें कि क्या हुआ है, ये झाग क्यों आ गया है इतना, ये क्यों इतना गंदगी है? निवान क्या आप स्नान कर सकते हैं इस यमुना में? लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो नहीं हो सकता है ना। आपको जवाब किसी ने दीजिए कि दिल्ली के अंदर पानी का जो प्रदूषण है उसका जिम्मेदार कौन है? उनको सुनना पड़ेगा।
उनको 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 ऑप्टिमिज्म के साथ बैठना पड़ेगा। यहाँ मुझे ओवरलैप करके राजनीति करते रहेंगे, उससे क्या मिलेगा दिल्ली की जनता को? कुछ नहीं मिलेगा। केवल और केवल तुमने 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 करने से कुछ नहीं होगा। आई थिंक यू शुड लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग। निवान, एक चीज अगर बोलूं, यमुना की निवान आप बात निवान कर अगर रहे मैं हैं गलत हूं तो मुझे आप बोलिएगा और मैं स्वीकार करूंगा। मैंने अरविंद जी का एक ऐसा स्टेटमेंट देखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं 5 साल के अंदर आप लोगों को स्वच्छ यमुना देता हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं अगले जनवरी या फरवरी के शुरू में दिल्ली में विधानसभा चुनाव देख रहा हूं। क्या आज हम ये कह सकते हैं कि यमुना स्वच्छ हो गई है? क्या छठ व्रती ये कह सकती हैं कि इस बार छठ में उनके पैरों में झाग नहीं होगा, पानी होगा स्वच्छ? अगेन मैं आपको कह रहा हूं, इस पे राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि सवाल सिर्फ और सिर्फ राजनीति का, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं यमुना को साफ करूंगा। अगर यमुना एक लेक होती या एक बाउंड्री लिक्विड बॉडी होती तो आज तक वो साफ हो गई होती। हमने दिल्ली की कितनी लेक्स बनाई है और उनको क्लीन रखा है। यमुना की कोई बाउंड्री नहीं है, स्टेट बाउंड्री नहीं है। बाहर से बहुत उसके अंदर मटेरियल आ रहा है जिसको हम दिल्ली में आने से रोक नहीं सकते हैं। मैं आपको विद प्रूफ ये दिखा सकता हूँ कि हरियाणा में और यूपी में ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जहां पे इंडस्ट्रियल वेस्ट, जहां पे पोल्यूशन, जहां पे वेस्ट ऐसा डाला जा रहा है कि वो नदियां ऐसे ही तो होती हैं। दिल्ली पे जाए और पोल्यूशन क्रिएट करे। हम विद प्रूफ आपको दिखा सकते हैं कि दिल्ली के अंदर यमुना क्लीनिंग किस लेवल पर हम कर रहे हैं। लेकिन अगर हर रोज डेली बेसिस पे उसके अंदर ऐसा हैवी वेस्ट मटेरियल छोड़ा जाएगा तो ये केवल और केवल दिल्ली की जनता को परेशान करने की, उनको तंग करने की और राजनीति करने की साजिश है। हम इसके अगेंस्ट भी काम कर रहे हैं। ये डेली वेस्ट भेजे हम डेली साफ करेंगे, डेली वेस्ट भेजे हम डेली साफ करेंगे, इनकी राजनीति के उसमें आने वाली नहीं है। लेकिन मेरा ये अब राजनीति के लिए जगह ही कहां बची है? 4 महीने बचे हैं। जनता इतनी स्मार्ट है और जनता और आज की जनता राजनीतिक दलों के वायदों पर अपना रुख रखने पर कि पिछले कुछ चुनावों ने जो आंकड़े सामने रखे ना, मैं चुनाव की बात इसलिए कर रहा हूं कि वही एक बड़ा टेस्ट माने जाते हैं, लिटमस टेस्ट, कि आपकी बात जनता तक पहुंची नहीं पहुंची। ऐसे सरप्राइजिंग आंकड़े सामने रखे हैं कि जनता को बहकाना मुश्किल है, वो सब समझ रही है। नीरज मिश्रा जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए। नीरज जी, आप स्नान कर सकते हैं दिल्ली में बह रही यमुना में, या आप आचमन कर सकते हैं, या आप उम्मीद कर रहे हैं अगले कितने सालों में आप आचमन करने लायक यमुना देख पाएंगे? नीरज जी। राजीव भाई, देखिए आपने बात बिल्कुल ठीक कही और दोनों की बातों में एक कॉमन पॉइंट है। देखिए, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को आपके सामने रखते हैं। इस देश में कोई दुखद रेल का हादसा हो जाता है तो केंद्र सरकार कहती है कि अरे कोई कॉन्स्पिरेसी है। आज दिल्ली के अंदर एक क्लाइमेटिक इमरजेंसी है तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि यहाँ पे हैवी मेटल्स को छोड़ा जा रहा है यमुना के अंदर। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज देने की जो आदत हो गई, इससे किसी का भला तो नहीं हो रहा है। और ये सच बात है, दिल्ली के अंदर ये जो छठ महाव्रत है इसकी बहुत ज्यादा आस्था है, पूरे देश में है, पूरी दुनिया में है। लेकिन दिल्ली में छठ व्रतियों की संख्या आप हो सकता है कि शायद पटना से भी ज्यादा हो आज की स्थिति में। सही कह रहे हैं। लेकिन आप किस तरीके का बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, आपको इस पर सोचना होगा। और मुझे तो सच में वो बात याद आ रही है जिसका जिक्र आपने भी किया कि 2020 से पहले वाले एमसीडी चुनाव में पहले केजरीवाल जी ने कहा कि आप हमें एमसीडी दे दीजिए तो हम आपको 2020 आते आते यमुना साफ कर दे देंगे। और फिर 2020 में ठीक इसी समय 4-5 महीने पहले चुनाव से उन्होंने कहा कि अगर 5 साल के अंदर यमुना साफ नहीं हुई तो मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा, यमुना की सफाई मेरी जिम्मेदारी है। अब देखिए, दोनों ने, चाहे वो गंगा एक्शन प्लान हो चाहे नमामि गंगे हो, उसके तहत जो पैसा यमुना क्लीनिंग के लिए आया इसके ऊपर किसी ने बात नहीं की है। और 4 महीने बाद जब चुनाव होंगे, मैं आशा शिवम भाई जवाब दें। शिवम भाई बिना रुके जवाब दें, मैं एक्सपर्ट का रुख करूंगा। मैं केवल ये कह रहा हूं कि अभी नीरज बाबू जो बात बोल रहे थे, मैं उसको थोड़ा सा उसमें सहमत इस बात पे हूं कि फंड का जवाब, और आप बार बार आम आदमी पार्टी से प्रश्न सीधा सीधा क्यों नहीं करना चाह रहे भाई। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि दिल्ली में यमुना की स्थिति इतनी बद से बदतर हो गई, आपने उसके सोल्यूशन के लिए क्या किया? मुख्यमंत्री जवाब दे। दूसरी बात, यदि वास्तव में पोल्यूशन हरियाणा के अंदर एक इशू था, आम आदमी पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ रही थी, एक भी पार्टी के एक भी नेता ने पोल्यूशन का विषय नहीं बढ़ाया, क्योंकि वहां पर स्थिति ऐसी स्थिति है ही नहीं। नदी 4-5 प्रदेशों से बह करके निकल के आ रही है। नदियां कोई केवल पौंड थोड़ी ना है,
कोई लेक थोड़ी ना है कि जिसको साफ कर करके आप अपना वहां पे 30 मार्का बन जाएंगे और बोलेंगे कि साहब देखिए हमने सफाई कर दी। कहीं ना कहीं लॉजिकल बात करनी चाहिए निवान बाबू। आपने दिल्ली की पोल्यूशन की बेहतर करने के लिए क्या किया? और ये तो एक बात है, ये तो एक बात है, दिल्ली के अंदर जो स्मॉग की स्थिति है उसके निराकरण के लिए आपने क्या किया? लगातार आप, मैंने कहा ना, बयानवीरों की तरह ले आइए, इतना ग्रैप 2 कर दीजिए, ग्रैप 1 करा दीजिए, आप इतने पोल्यूशन कम निराकरण करने का क्या लाभ है मेरे भाई? आपकी सही मायने में पराली के जलने से जो बायो, जैसा कि आपके रिसर्च ने भी ये कहा, जो आईआईटी दिल्ली और जो दूसरे आईआईटी की रिपोर्ट ने भी ये कहा कि उसके जलने से निश्चित रूप से पोल्यूशन बढ़ रहा है। पराली का मुख्य कारण पंजाब है। हाँ। पंजाब के किसानों को आपने अवेयर करने के लिए क्या किया? ये पिछली बार की रिपोर्ट है आईआईटी दिल्ली, कानपुर और टेरी की, जिसमें 36% बायोमास के जलने की बात है। लेकिन निवान मैं आज आपसे चर्चा के पहले मैंने कहा कि मैं थोड़ा फैक्ट्स को चेक कर लेता हूं, थोड़ा समय निकाला और मैं ऐसे ही चेक करने लगा यमुना में झाग की स्थिति। आप यकीन नहीं करेंगे, पहले 3 आर्टिकल 2022 के निकल कर आ गए। तो मेरे सामने भी सवाल था कि अभी की जो बातें हैं उस पर लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ये तो पिछला ऐसी चीज हो गई है जो कॉमन मान ली गई है। निवान, क्या इस बात का जवाब नहीं देना चाहिए कि ये चीज साफ होना कहीं किसी की जिम्मेदारी थी और सबसे ज्यादा आपकी? बिल्कुल होना चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए। मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि आप तथ्यों पे बात कर रहे हैं, आप राजनीति को प्रमोट नहीं कर रहे। मैं अप्रिशिएट करता हूँ। इसी के तहत ये तथ्यों की बात कर रहे थे। मैं वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 दिसंबर की रिपोर्ट आपको दे रहा हूँ, जिसके निवान बुरा मत मानिएगा, निवान बुरा मत मानिएगा। मैं वो तस्वीरें चलवा रहा हूं जिसमें उतना झाग है कि हमारा रिपोर्टर दिखाई नहीं पड़ रहा है उसमें। आप आंकड़े कभी के भी रख लें, जो हकीकत है वो ये देखिए तस्वीरें, ठीक आपके साथ इस वक्त तस्वीरें चल रही हैं, ये रिपोर्टर दिख नहीं पा रहा है। आप आंकड़े कुछ भी रख लें, मैं सबका आदर करूंगा, आप सही बोल रहे हैं निवान, आप गलत नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन तस्वीर कुछ और कह रही है। मुझे सिर्फ 10 सेकंड दीजिए, हमें जवाबदेही तय करनी होगी सर। 10 सेकंड तो दीजिए। 134 देशों की लिस्ट में भारत तीसरे नंबर पर आता है। वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में भारत की 50 सिटीज आती है, जिनमें से 42 वो हैं जो भाजपा शासित हैं। क्यों जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? ये पराली की बात कर रहे थे, सेंटर एजेंसी का डेटा है आईसीएआर का कि पंजाब के अंदर। निवान, मुझे प्रवक्ता के नाते आपसे इस तर्क की उम्मीद नहीं थी कि विश्व का आंकड़ा लेकर आप मेरे सामने ये तर्क रखेंगे कि बीजेपी शासित है। वो हमारे देश की जनता है वहां भी और हमारे देश की जनता है यहां भी। जहर ये भी ले रहे हैं, जहर वो भी ले रहे हैं, और ये केंद्र है पूरे दुनिया में। सबसे पहले दिल्ली का नाम जाता है। मैं अपने एक्सपर्ट का रुख करूंगा, डॉक्टर सुशील द्विवेदी, कोई हल, कोई ऐसी चीज, हम घरों में फिटकरी डाल लेते हैं, हम कुओं में क्लोरीन डाल देते हैं, हम नदी क्यों नहीं साफ कर पा रहे? देखिए, मिलजुल के काम करना पड़ेगा शर्मा साहब, सभी को मिलके। ये जो टोपी ट्रांसफर का काम हो रहा है ना, कि अपनी जिम्मेवारी को ना समझ के दूसरे के ऊपर डालना। क्या साइंस कोई हल बताती है? क्या साइंस आपको कोई हल बताती है जो किया जा सकता है? साइंस की सीमाएं निश्चित ही अनलिमिटेड है, लेकिन सबसे पहले लोगों को अवेयर होना पड़ेगा कि वो जो अपना फीकल मटेरियल या फिर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो भी हैवी मेटल्स या बाकी चीजें जो नदियों में भेजी जा रही हैं, और लोग अवेयर क्यों नहीं होते? प्रदूषित हो रही हैं, क्योंकि हर नदी का अपना एक इकोसिस्टम होता है। और भारत का तो जलवायु ऐसी है कि हर साल बारिश के दौरान अगर कोई नदी प्रदूषित हो गई तो वो प्रदूषण खत्म हो जाता है। लेकिन हम और आप लोग एक तरफ तो नदियों की पूजा करते हैं और दूसरी तरफ नदियों के साथ जितना भी बुरा व्यवहार करना हो वो करते हैं। और दुनिया के और देशों से भी हम प्रेरणा नहीं लेते, चाहे वो लंदन ने अपनी नदी को, टेम्स नदी को साफ किया हो, या फिर जर्मनी में भी ऐसे ही कुछ हुआ है, या फिर एयर पोल्यूशन के क्षेत्र में अगर हम बात करें नहीं, इस मामले में मेरे पास एक तर्क है। बीजेपी के प्रवक्ता खुश जरूर होंगे और शायद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता एतराज कर सकते हैं, क्योंकि मैं गुजरात का हवाला देने जा रहा हूं। साबरमती को गंदा भी देखा है और साबरमती को साफ भी मैंने देखा हुआ है। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। ट्रेन से गुजरते हुए साबरमती के पुल से उस साफ साबरमती को देखा है जिसमें अब नर्मदा का पानी है। हालांकि स्वच्छता स्टिक से आती है या प्यार से आती है, यह परिभाषा मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं पर अगर ऐसा हो सकता है देश में, तो देश की राजधानी में जरूर हो सकता है। डॉक्टर राजेश सक्सेना, क्या साइंस कोई हल बताती है?
कोई साइंस हल बता रही है कि इस यमुना को, इस जहरीली यमुना को पतित पावनी यमुना में हम बदल पाएं, जल्दी बदल पाएं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। टेक्नोलॉजी है, सबसे पहले हम स्पेस डिपार्टमेंट की मदद लें। जहां जहां से सोर्स मिल रहे हैं नदी नाले, एक एक चीजें की पता की जा सकती है, उन जगहों को ट्रैप करें। वो सरकारें उस जिम्मेदारी को लें कि प्रॉपर सीवेज का डिस्पोजल हो। खेती जो हमारा सिस्टम है अंधाधुंध फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का, इस पे लगाम लगना चाहिए। पराली पे लगाम लग सकती है, बिल्कुल। देखिए हमारा देश है और सब कुछ संभव है। और ये मैं बता दूं, प्रकृति अपनी रक्षा करना खुद जानती है। जंगल में कोई शेर जानवर सब लड़ते हैं किंतु सब स्वस्थ रहते हैं, कोई वेटनरी डॉक्टर नहीं होता है। तो नदी में भी इसी तरह की क्षमता होती है कि अगर उसको छेड़ा ना जाए, पॉल्यूशन का लोड जहां से आ रहा है, सीवेज जहां से आ रहा है, उन जगहों को चिन्हित किया जाए। अभी हमारी जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वो हमें 30 सेंटीमीटर की भी चीज की जानकारी देती है जमीन की। आप एक एक आग कहाँ लगी है, एक एक हॉट स्पॉट्स मैंने खुद निकाले हैं मध्य प्रदेश के जंगलों में कि किन जंगलों में कहां पर आग लगी है, किस कंपार्टमेंट में। सब कुछ है हमारे पास, कमी है हमारी इच्छा शक्ति की। इसके लिए हमारी राज्य सरकारों को काम करना होगा। मुझे लगता है कि बैन लगाने, प्रतिबंध लगाने से कहीं ज्यादा हम नई तकनीक का इस्तेमाल करें। क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश करवाना साइंटिस्ट, साइंसदान आसानी से करवा सकते हैं। और अगर बारिश एक हो जाती है सेलेक्टिव एरिया में, तो वो सारा का सारा स्मॉग बैठता है, लोगों को सांस अच्छी मिलती है। और ये जो नदी है, इसे साफ करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सबसे जरूरी है। निवान ज्यादा बेहतर जानते होंगे। पूरे आदर के साथ निवान कहना होगा कि कहीं कोई लूप होल है जहां से पानी नदी में आ रहा है। मैं जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, वो अटल जी और वो शीला जी वाला जो अनुभव नीरज जी ने यहां पर जाहिर किया है, उसकी बहुत जरूरत महसूस हो रही है। मत उठाइए सवाल, हम दोनों की है, हम सबकी है। जमुना, साफ जमुना में अगर हम आचमन कर पाए, देख लीजिएगा सबसे ज्यादा प्रसन्न चेहरा है हम सभी के होंगे। आप सब मेरे साथ जुड़े, बिना किसी तकलीफ के जुड़े, समय दिया, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। यमुना को साफ करना ही नहीं है, साफ होते जल्द से जल्द देखना भी है।